हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा, पिछले टर्न पे हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले टॉपिक की बात करी थी। आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करने वाले हैं। अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनसे हम बेटा ये कहना चाहेंगे कि आप प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करें, ठीक है। जैसे बीच में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो बेटा इस वीडियो को पॉज करके आप पहले प्लेलिस्ट के जो पुराने वीडियोस हैं उनको देख लो। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है ना। ये जो फिजियोलॉजी का टॉपिक होता है बेटा, आपको इसमें रटना बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे अपने, रटना कहीं नहीं पड़ेगा बेटा। थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी होती, बहुत ज्यादा नहीं याद रखना होता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बेटा आप प्लेलिस्ट को पूरा शुरू से फॉलो करना शुरू करें। अब हम आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हम देखते हैं किन किन गैसेस के हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो जरा, तो दो ही मेन गैसेस हैं बेटा जिनके ट्रांसपोर्ट की हमें बात करनी। पहला तो CO2, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को हमें इनहेल करना होता है और CO2 को हमें एक्सहेल करना होता है, ठीक। देखो, तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ऑक्सीजन और CO2 की, तो पहले हम ये देख लेते हैं बेटा इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, फिर क्या क्या कंडीशन है, कब ये बाइंड करेंगे, कब ये टूटेंगे, सब कुछ हम देखेंगे डिटेल के अंदर बेटा। लेकिन सबसे पहले हम क्या देख लें कि किस तरीके से, कितने परसेंट ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे ना। ऑक्सीजन और CO2, इन दोनों की बात करते हैं। ऑक्सीजन और CO2 की बात करते हैं बेटा। ऑक्सीजन और CO2 के अंदर हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें हम, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में आपको लगभग मान के चलो 97% जो ऑक्सीजन है बेटा, ये जो 97% ऑक्सीजन है, 97% ऑक्सीजन आपको हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करवानी है। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी? हीमोग्लोबिन के साथ में, और इसकी बाइंडिंग के द्वारा बेटा इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा 97%। जो 3% बची है, 3% जो बची है बेटा, ये डिसॉल्व फॉर्म में थ्रू प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होगी। किसके थ्रू बेटा? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक। अब जरा आ जाओ CO2 के ऊपर। ये तो डाटा बड़ा आसान था, इसको ऐसे ही याद कर लोगे आप। 97% बेटा किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। 3% किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। CO2 के बारे में बात करते हैं, CO2 के बारे में बात करते हैं। देखो जरा, CO2 के बारे में अगर हम ये कहना चाहें भैया कि CO2 कितना कितना परसेंट किन किन चीजों से ट्रांसपोर्ट होता है, तो देखो जरा, सबसे पहले अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें CO2 की, तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा, ये लगभग 20 to 25%। कितना? 20 to 25% जो CO2 है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ, ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हीमोग्लोबिन, है ना। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट बेटा हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके ये, है ना, ट्रांसपोर्ट होता है 20-25%। प्लाज्मा के थ्रू कितना होता है? थ्रू प्लाज्मा प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट फॉर्म में, है ना, थ्रू प्लाज्मा इन डिसॉल्व स्टेट, ये बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व स्टेट के अंदर, लगभग 7%। कितना? 7%। बेटा आपको याद रखना है, डाटा बड़ा जरूरी है याद रखना, 7%। और प्लाज्मा के थ्रू, थ्रू प्लाज्मा बट बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, थ्रू प्लाज्मा बट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, है ना, थ्रू प्लाज्मा बट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट, ये लगभग बेटा मान के चलो 70% ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट बेटा किसके थ्रू हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, HCO3- के फॉर्म में बेटा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करता है CO2, ठीक है। किसके फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%। 7% बेटा डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू, और 20 to 25% हीमोग्लोबिन के थ्रू, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन है बेटा उसके थ्रू होता है, ठीक। समझ पाए? अगर हम आपसे कहें कि टोटल बेटा, आपसे ये डिसॉल्व स्टेट ना कहे, बाइकार्बोनेट ना कहे, आपसे ऐसे कहते कि प्लाज्मा के थ्रू कितना होता है सर, ये बताओ, फिर तो आप फंस गए। नहीं, फंसना नहीं बेटा, इन दोनों को कंबाइंडली 7% और 77%, इन दोनों को मिला के हम कह देंगे बेटा प्लाज्मा के थ्रू टोटल। अगर हम
परसेंटेज की बात करें इन डिसॉल्व स्टेट एंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, 77% जो CO2 है बेटा थ्रू प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। समझ पाए क्या? समझे? पक्का? देखो ये बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की, समझ रहे हो? अब हम जरा डिटेल के अंदर बात करते हैं बेटा, CO2 और ऑक्सीजन की थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। पहले ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, फिर CO2 के बारे में देखेंगे, है ना? देखो ऑक्सीजन के बारे में समझना शुरू करते हैं कि ऑक्सीजन जो हम 97% या 3% थ्रू प्लाज्मा हम कह रहे हैं, ये जो हीमोग्लोबिन के थ्रू बेटा हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, जरा इसकी हम बात करते हैं। तो देखो जरा, जो हमारा बेटा आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एचबी प्रेजेंट है। अब एचबी जो हीमोग्लोबिन है बेटा, जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो इसमें हम दो पार्ट की बात करते हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है बेटा? ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट वाला पार्ट होता है, ग्लोबिन बेटा है ना प्रोटीन वाला पार्ट होता है। जो हीम वाला आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर, वही आयरन कंटेनिंग पिगमेंट वाला पार्ट ही किसको ट्रैप करता है? ऑक्सीजन को। समझ रहे हो? और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अगर हम बेटा किसी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अगर हम कहें, वन हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इतने ऑक्सीजन को कैरी करता है क्या? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक? अच्छा, कैसे कैरी करता होगा? पहली चीज तो ये समझो। देखो, जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें ना, मान लो बेटा ये एचबी है, ऐसे एचबी है, ऐसे होता होगा आयरन, +2 स्टेट है ना, +2 वाले स्टेट की बात मैं कर रहा हूं बेटा। इससे बाइंडिंग होना शुरू होती है। अब कैसे बाइंडिंग होती है ये भी देखना बड़ा जरूरी है। बाइंडिंग जब होना शुरू होती है ऑक्सीजन की बेटा, जब पहला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आके हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जुड़ने में। समझ रहे हो? उसमें क्या लगता है बेटा? ज्यादा टाइम लगता है। जो जुड़ाव होता है, पहला मॉलिक्यूल जब आएगा ऑक्सीजन का, किससे जुड़ने? हीमोग्लोबिन के आयरन कंटेनिंग पिगमेंट वाले पार्ट से जब जुड़ने आएगा बेटा, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो? ऐसे समझो ना। अरे यार एग्जाम्पल लेंगे तुम लोग अभी, फिर है ना बुरा मान जाओगे, कहोगे सर ऐसे एग्जाम्पल लेते हो। जैसे मान लो बेटा, है ना, तुम लोग नालायक हो, है ना, नालायक हो ही, तो ऐसे देखे है ना 3-4 का ग्रुप है और आपको उसमें से कोई है ना बढ़िया लग गया, दोस्ती वोस्ती करना चाहते हो तुम, तो उन ग्रुप में से पहली बार है ना अगर कोई दोस्ती किसी से करना चाहेगा तो थोड़ा मुश्किल से दोस्ती होगी, है ना, आपको बड़ा इफर्ट मारना पड़ेगा। लेकिन अगर एक से दोस्ती हो गई है तब आप सबके दोस्त हो गए। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे करके आपकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी हो जाएगी और उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बॉन्डिंग होने में। सबसे पहले जब आप किसी एक से बॉन्डिंग करने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, उससे बातचीत करने में बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी तकलीफ होगी, है ना। अगर हमारे तरीके से थोड़ा सा है ना सिंसियर और थोड़ा समझदार टाइप के, थोड़ा शर्मीले टाइप के हो, तो अगर तुम लोग जैसे नालायक है, तुम लोग तो बात करने में ज्यादा देर लगाते नहीं हो, समझ रहे हो, है ना। देखो, लेकिन तो पहली बार बेटा जब बाइंडिंग हो रही है, उसी से रिलेट करके देखना, पहली बार जब बाइंडिंग हो रही है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, चौथा मॉलिक्यूल आएगा बेटा ऑक्सीजन का जुड़ने, तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है बाइंडिंग का वो कम होता जाएगा, बहुत जल्दी से बाइंडिंग होती जाएगी। पहली बार में जितना टाइम लगेगा उससे कम लगेगा सेकेंड वाली बाइंडिंग में, उससे कम लगेगा थर्ड वाली में, और उससे भी कम लगेगा बेटा फोर्थ वाली बाइंडिंग में। ठीक है? अच्छा, देखो अब जरा एक बात और समझते हैं बेटा। यहां पे जो बाइंडिंग हो रही है, जैसे हमने लिया बेटा, है ना, हीमोग्लोबिन एंड 4O2, है ना, लिया, तो HB4O8 करके, है ना, HB4O8 करके बेटा, है ना, HB4 है ना, 4 मॉलिक्यूल इधर ले लेते हैं, है ना, क्योंकि बेटा अगर है ना ऐसे करके लेते हैं HB4O8, लगभग इसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है यहाँ पे। अच्छा एक चीज समझना,
एक चीज समझना, थोड़ा सा हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो ऑक्सीजन है बेटा, क्या केवल और केवल जो हीमोग्लोबिन है, क्या केवल और केवल ऑक्सीजन के साथ ही बाइंडिंग कर सकता है? बेटा अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग कर सकता है। जैसे आप कुछ के बारे में जानते हो, CO2 के साथ बाइंडिंग करता ही करता है, ऑक्सीजन के साथ करेगा ही करेगा। बेटा कुछ टॉक्सिक बहुत ज्यादा, जैसे यूनिवर्सल टॉक्सिक सब्सटेंस बेटा CO2 भी है, लेकिन ये उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है जितना मैं दो की और बात करने जा रहा हूं। दूसरी जो दोनों है बेटा, उनमें आपसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करने जा रहा हूं और ओजोन की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो अगर ये हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये तो मुझे लगता है बेटा आप नोट कर लिए होगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के, ठीक है, देखो जरा यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन के साथ में अगर बाइंडिंग हो रहा है, और कौन बाइंड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन अगर बाइंड हो रहा है तो बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो जरा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, जब हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है CO2 तो इसको बोलते हैं बेटा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब जरा सुनना ध्यान से, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहां पे कंफ्यूजन होता है, दूसरा वाला जो बताने जा रहा है इसके बाद में होगा आपको कंफ्यूजन। Hb+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। जब ये आपस में जुड़ेंगे बेटा तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। बच्चे जब है ना इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो वो गड़बड़ी ये कर देते हैं कि ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, जब बोला जाता है उनसे पूछते हैं कि बेटा ये बताओ जब CO2 किसके साथ जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ में, तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ, तो कह देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन मोनोऑक्साइड वाले को कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। ये गड़बड़ हो जाता है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब ये बोलोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन के साथ में, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स का नाम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। और जब CO2 जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ में तो उसका नाम होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है बेटा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ पाए? अच्छा, एक तीसरा कंपाउंड भी है। अच्छा सुनो, ये बहुत ही ज्यादा बेटा, ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? बहुत ही स्टेबल है, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो गया है। और इसका इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ में, ये इन द कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 से 300 टाइम्स हायर होती है ना, टाइम्स हायर होती है इफिशियंसी। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, है ना। 200 से 300 टाइम हायर एफिशिएंसी होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इन कंपैरिजन ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ बेटा आप तुलना करें तो इसकी इफिशियंसी जो है वो 200 से 300 गुना ज्यादा होती है। समझ रहे हो आप? ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो जरा, अगर हीमोग्लोबिन के साथ में क्या जुड़ जाए? Hb के साथ में अगर जुड़ जाए ओजोन, ये भी बड़ा ही खतरनाक कंपाउंड है। समझ रहे हो? ओजोन जो है बेटा, अगर है ना स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है तो हमें जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करती है। लेकिन अगर कहीं हमारे लंग्स के अंदर चली गई, हीमोग्लोबिन के साथ अगर ये बाइंड कर गई, तो बेटा ये भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के जैसे है ना मिथेनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। मेथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करती है। और बेटा ये भी बड़ा ही स्टेबल कंपाउंड है ना, ये भी स्टेबल कंपाउंड, ये भी स्टेबल कंपाउंड है। समझ रहे हो? ये भी स्टेबल कंपाउंड है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस है बेटा, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। ठीक, अब हम एक एक करके सबसे पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं।
कब ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ में, कब डिसोसिएट करता है, क्या क्या कंडीशन जरूरी है बेटा इसके जुड़ने और डिसोसिएशन के लिए, ये चीजें हम समझते हैं। समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, कुछ जनरल बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए। जैसे जनरल बातों में क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, सुनो देखो जरा, जैसे अगर हम बेटा आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हो, हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग करवाते हो, आपको एक चीज पता होगी कि जो टेस्टिंग होती है बेटा उसमें ये कहा जाता है कि अगर 100 ml ऑफ ब्लड है, 100 ml ऑफ ब्लड है, तो ऑन एन एवरेज उसके अंदर लगभग लगभग बेटा हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल में जैसे मेल में जो डाटा होता है बेटा 14 to 16 ग्राम जो है वो माना जाता है एवरेज वैल्यू, और फीमेल्स में जो होता है वो लगभग है ना लगभग 12 साढ़े 12 से मान के चलो 14-15 ग्राम के आसपास, है ना, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 100 ml ब्लड है, अगर हम 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं बेटा, लगभग 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा उसको ध्यान देना जरा, है ना, इसको मिटा दें अगर आप कहो तो, है ना। देखो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बेटा किसके अंदर है, 100 ml ब्लड के अंदर है। हम आपसे ये कह रहे हैं अगर हम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बेटा जो कैरी करता है ऑक्सीजन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ml ऑक्सीजन कैरी करता है कौन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो आप? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, 1.3 कितने ml, 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। अब अगर हम आपसे 100 ml के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर हम आपसे ये पूछें कि अगर 100 ml आपका ब्लड है तो वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा होगा टोटल, आप ये डाटा बता सकते हो? यस बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? अगर हम ये कहें कि 100 ml ऑफ ब्लड ये बेटा थोड़ा सा जरूरी याद करके रखना, है ना, आपसे ये मतलब है ना जनरल सवाल पूछा जा सकता है, 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, हाउ मच ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो अगर बेटा हम आपसे बोले हैं ऑन एन एवरेज 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आप ले लो, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1.34, तो 15 ग्राम कितना कैरी कर पाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.34 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख लो, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, देखो अगर हम बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे लगभग 19 पॉइंट है ना समथिंग आएगा बेटा ये, तो इसको हम 20 लेके चलते हैं, एवरेज डाटा लेके चलते हैं बेटा 20, है ना, 20 ml के आसपास, है ना, 20 ml के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 20 ml के आसपास आ जाएगा ये 20 ml, ये जो ऑक्सीजन है ये कैरी किया जाएगा बेटा किसके द्वारा, 100 ml ऑफ ब्लड के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझो, ये तो बहुत ही डायरेक्ट सा सवाल हो गया, आपको लग रहा होगा सर ये मुश्किल नहीं। अब थोड़ा सा जो हम पूछने जा रहे हैं ये बढ़िया चीज है बेटा, जितना 100 ml ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जितना ऑक्सीजन लेकर चला है, जितना ऑक्सीजन लेकर चला है उसका केवल और केवल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में केवल और केवल 25% ही डिलीवर करता है। जैसे मान लो सपोज दैट हमने संभवी से कहा कि भैया ऐसा है कि ये 100 रुपए लो और ले जाके जो है कार्तिक को दे देना। हमने कार्तिक से पैसे लिए थे, हम वो गरीब टाइप के आदमी हैं तो हमने पैसे से ले लिए थे। अब कार्तिक जो है कल हमको धमकी दिए हैं कि सर अगर 100 रुपए नहीं दोगे तो हम आपकी जो टायर है पंचर कर देंगे बाइक की, समझ रहे हो, टायर पंचर कर देंगे। तो हमने सोचा यार कि है ना नुकसान ज्यादा हो जाएगा, दे देते हैं, पैसा वापस कर देते हैं। अब संभवी को हमने पैसा दिया, लेकिन संभवी ने क्या किया भैया, उनमें से जो पैसा हमने दिया था, हमने पूरा दिया था, 100 रुपए दिया था, लेकिन उसका केवल 25% इनके पास तक पहुंचाया। 25% का मतलब केवल बेटा कितना पहुंचाया, 25 रुपए। अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड भी हमारा ऐसा ही है, ब्लड के पास जितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जितनी ऑक्सीजन है बेटा,
उसका केवल और केवल कितना पहुंचाता है टिश्यू और सेल के पास ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये कंडीशन याद रखनी है। संभवी से हमने कोई दबाव नहीं बनाया था पूरा पूरा दे ही देना है, हमने इनको दे दिया, अरे कार्तिक को दे देना। अब इनका मन, इन्होंने कहा सर हमारा 25 रुपए केवल देने का मन कर रहा है, उससे ज्यादा उसकी औकात ही नहीं है, हम नहीं देंगे 25 रुपए ज्यादा, है ना। उसकी चेहरा देख के लगता नहीं कि इसको 25 रुपए ज्यादा देना चाहिए, वो मासूम टाइप है, 25 रुपए दे देते हैं, बाकी हम रख लेंगे, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं कि जो बेटा ये जो 100 ml ब्लड है कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यू तक। तो ये जो ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये जो ब्लड है ना बेटा, ब्लड जो है ये केवल और केवल 25% ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर करता है बेटा, है ना, टिश्यूज को डिलीवर करता है केवल 25% ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो आप? ध्यान सुनते रहना, मैं बेटा पूरी बात लिखता नहीं हूं तो इसलिए ध्यान सुनना बहुत जरूरी है, ठीक, और ध्यान सुना करो। अच्छा देखो, अगर हम ये कहते 25% ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, जरा डाटा देखो। 20 ml है बेटा, 20 का 25 मतलब 5 ml ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बेटा ये जो आपका 100 ml ऑफ ब्लड होगा, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन टिश्यूज तक डिलीवर करेगा, तो केवल 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। समझ रहे हो क्या? कितना बेटा? केवल 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। अच्छा, अगर आप एक्सरसाइज मोड में हो, चले गए जिम, एकदम जोश में आ गए, नहीं हम जिम करके बॉडी वॉडी बनाएंगे, हाँ, जैसे हमें किसी से हमको ही किसी ने कह दिया सर थोड़ा सा ना आपकी स्मार्टनेस पे थोड़ा ना दिक्कत हो सकती है। हमने कहा क्यों यार, पेट और थोड़ा निकल रहा है आपका, है ना, संभालने की कोशिश करो। तो हम एक्सरसाइज वगैरह करने गए, एकदम जोश में आके एक्सरसाइज करने चले गए। एक्सरसाइज करने जब गए बेटा, तो उस समय हमारे बॉडी के ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, हम एक्सरसाइज मोड में बॉडी बना रहे एकदम, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को बेटा ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। उस समय हमारे बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई होगी। तो उस समय जैसे मान लो कार्तिक एकदम रोते रोते हमारे पास फोन किए, दूसरी कंडीशन बेटा देखो, पहली कंडीशन में कार्तिक ने ऐसे धमकियों की थी, अरे ठीक है दे, दूसरी कंडीशन में रोते रोते फोन की, सर बहुत ज्यादा एकदम बहुत दिक्कत है, ऐसा वैसा, दुनिया इतना ज्यादा हमें बता दिया कि हमें ना एकदम हम पिघल गए। हमने कहा बेटा कार्तिक तुम चिंता ना करो, संभव को हमने डांट के कहा इस बार पूरा पैसा दे के आना है। तब भी बेटा पूरा तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन दिया 75% लगभग। समझ रहे हो? तो बेटा जब हम फिजियोलॉजिकल ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग हाई मेटाबॉलिक रेट या फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाली कंडीशन में अगर हम बात करें, तो लगभग ये जो ब्लड सप्लाई करता है, ये जो ब्लड 100 ml ऑफ ब्लड सप्लाई करेगा टिश्यूज को, वो लगभग 15 ml के आसपास सप्लाई कर देगा, लगभग 15 ml के आसपास ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। 75 का मतलब बेटा 15% के आसपास होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई कब की बेटा? एक्सरसाइज वाले मोड की, है ना, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर बेटा अभी हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखना है और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखना है, और हमें लग रहा है कि हमें बेटा इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहिए, क्योंकि है ना टाइम थोड़ा सा अपने पास, है ना, लग रहा है कि कम हो जाएगा। अगर हम पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बीच में टॉपिक छूट जाएगा, तो बेटा हम उसको कल ही स्टार्ट करते हैं, कल ही वाले लेक्चर के अंदर। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करें, ठीक है, बहुत अच्छे से फॉलो करें वीडियो को, प्लेलिस्ट को एकदम शुरू से देखना शुरू करें। कोई भी चैप्टर बेटा अगर आप देखें तो उसको आप एकदम शुरू से शुरू करें, और दूसरी चीज ये है कि आप बढ़िया से नोट्स फॉर्म करें उसकी, और एनसीईआरटी को बहुत जोरदार फॉलो करना है बेटा। एनसीईआरटी के इधर उधर नहीं जाना है। हमारी नोट्स भी आप देखोगे, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं पूरा एनसीईआरटी का मैं निचोड़ दे रहा हूं आपको। एनसीईआरटी के इधर उधर जो भी आपको पढ़ना, मैं अपने लेक्चर के अंदर उसको पूरा बता देता हूं। आपको केवल ये करना है कि प्रॉपरली लेक्चर को फॉलो करना है, साथ में एनसीईआरटी बुक रखनी है, और बेटा चाहो आप अंडरलाइन कर लो, चाहे लिखते चलो, जैसी आपकी मर्जी। और साथ में जिन जिन टॉपिक को आप पढ़ते चलो बेटा, उनके क्वेश्चन
जरूर सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन के लिए बेटा कोई भी गाइड बुक आप फॉलो कर सकते हो, जब तक हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन हम जल्द ही देना शुरू कर देंगे, है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा बेटा कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, है ना। इधर उधर के क्वेश्चन करोगे बेटा, बहुत फर्जी की जानकारियां उसमें होगी, आप हो जाओगे परेशान, आप बहुत ढेर सारा पढ़ने की कोशिश करोगे और बर्बाद हो जाओगे। हमें बेटा उतना पढ़ना है जितना हमारे नीट के अंदर पूछा जाता है ना। बहुत सारी चीजें पढ़ के आप बेटा जो अपना नुकसान कर लेते हो ना, मैं उसके लिए आपको सतर्क करना चाहता हूं। बाकी आप समझदार हो और बेटा वीडियो को फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच।